नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बिग ब्रेकिंग की शुरुआत बड़ी खबर के साथ मुंबई से बताते चले कि अभिनेता गोविंदा के पैर में गोली लग गई है। गोली लगने के बाद गोविंदा को क्रिटिकल केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके पैर से गोली फिलहाल निकाल दी है। गोली लगने के बाद गोविंदा का पहला बयान सामने आया। गोविंदा ने अस्पताल से जारी किए ऑडियो संदेश में बताया है कि मैं खतरे से बाहर हूं, गलती से गोली चली। अभिनेता गोविंदा ने फैंस को धन्यवाद दिया, क्योंकि जैसी ही खबर ये आई उसके बाद सुर्खियां बन गई कि सबके दिलों के चहेता मशहूर अभिनेता और बीजेपी नेता गोविंदा को गोली लगी है। बता दें कि सुबह कम से कम 4 या 5 के बीच की यह घटना है, जब वो कोलकाता जाने के लिए तैयार थे। उसी बीच में वो अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे, लेकिन उसका लॉक खुला हुआ था, जिस वजह से उनके पैर में, घुटने में गोली लग गई है। क्रिटिकल केयर अस्पताल में फौरन उनको शिफ्ट कराया गया। आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने गोली निकाल दी है और एक ऑडियो संदेश अपने फैंस के लिए और जो लोग उनके लिए चिंता कर रहे थे उनके लिए ऑडियो संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मैं खतरे से बाहर हूं और गलती से गोली चली थी। अभिनेता ने फैंस को इसके लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए चिंता करने के लिए धन्यवाद भी दिया है। तो मशहूर अभिनेता गोविंदा फिलहाल खतरे से बाहर है। ऑडियो संदेश उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि मैं खतरे से बाहर हूं, ठीक हूं, गलती से गोली चली थी। अपने फैंस को धन्यवाद भी दिया है। बता दें कि लाइसेंसी रिवॉल्वर को साफ करते वक्त लॉक खुला रह गया था, जिस वजह से गलती से गोली चल गई। गोविंदा के मैनेजर का ये देखिए बयान आया है। वो कहे कि वो तैयार हो रहे थे और उसी दौरान उनके हाथ से रिवॉल्वर छूट गई। गोविंदा कोलकाता जाने के लिए तैयार हो। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। तो गोविंदा का ऑडियो संदेश आपने सुना। और आप सीधे खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। सुबह से मतदान किया जा रहा। 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान जारी है। अब तक 12% से ज्यादा जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में जो सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, उसमें 12% मतदान हो चुका है। जम्मू की अगर बात करें तो 11.46% अभी तक मतदान हुआ। वहीं कुपवाड़ा में 11.27% मतदान हो चुका है। बांदीपोरा में 11.64% और बारामूला में 8.89% अभी तक वोट पड़ चुके हैं। वोटिंग उधमपुर में की अगर हम बात करें तो उधमपुर में 14.23% और कठुआ में 13.09% वोटिंग हुई है। सबसे कम अगर हम बात करें तो बारामूला में 8.89% अभी तक मतदान हुआ है। और वहीं बांदीपोरा में भी अगर रेशियो देखें आप, अभी तक के ये जो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक के जो निकल कर आए हैं परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज, वो आपको बता रहे हैं। 7 जिलों की 40 सीटों पर यह मतदान जारी है। और चलिए, ये भी खबर जम्मू कश्मीर से ही है, जहां विधानसभा चुनाव के लिए आज तीसरे चरण और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हो गई। इस चरण में 7 जिले की 40 सीट पर मतदान होना है। जम्मू, उधमपुर, सांबा, कठुआ, कश्मीर संभाग के बारामूला, बांदीपोरा, कुपवाड़ा की 40 सीटें हैं जिस पर वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। चुनाव में कोई खलल ना डाल सके और इसके लिए 86,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। अभी आपको हमने वोटिंग परसेंट भी बताया कि सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक के कितने वोटिंग परसेंट अभी तक काउंट हो चुके हैं। सबसे कम अगर हम बात करें तो बारामूला में 8.89% अभी तक वोटिंग हुई है।
तीसरे मरहले के तहत कश्मीर में अभी जो पोलिंग का सिलसिला है वो जारी है। हम अभी टंगमर्ग एरिया के हरिवटनू में मौजूद है। ये बेसिकली जो अपनी पार्टी का उम्मीदवार हसन मीर है उनका इलाका है और यहाँ पर आप देखिए पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतार है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब उनकी बारी आएगी तो ये वोट अपना कास्ट करेंगे, क्योंकि सुबह से ये लोग पहुंचे हैं पोलिंग स्टेशनों का इन लोगों ने रुख किया है। मकसद यही है, ये लोग अपना वोट जो है वो कास्ट करने चाहते हैं। आप देखिए इस कतार में बुजुर्ग है, नौजवान है, यहाँ पर जो फीमेल्स है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आपने देखा है पहले मरहला हो या दूसरा मरहला हो, लोगों ने भारी तादाद में घरों से निकलकर अपना वोट जो है उसका इस्तेमाल किया है, वो कास्ट किया है। यहाँ पर भी आप देखिए लोग यहाँ पर भी मौजूद है, भारी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की, आखिर अगर वो वोट डालना चाहते हैं उम्मीद क्या है। मुझे अपना नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम सुहेल अहमद खान। सर मुझे बताइए, आप यहाँ पर वोट कास्ट करने आए हैं, मुझे बताइए क्या उम्मीद है आपके वोट से, जो आप कास्ट करेंगे उससे क्या बदलेगा। जी, एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम असेंबली इलेक्शंस में मुझे वोट कास्ट करना है। तो जो अहम मसले मसाइल हैं वो हैं डेवलपमेंट, डिग्निटी और प्रॉस्पेरिटी। तो बहुत से मसले हैं, 370 भी, 35 है भी, लेकिन वो बड़ा मसला है वो पार्लियामेंट में हल होगा। जो इस वक्त अहम मसला है वो डिग्निटी, डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी है। क्या आपको उम्मीद है आप जो वोट कास्ट करेंगे उससे जो ये मसाइल है उनका अज़ाला होगा। जी इंशाल्लाह होगा, क्योंकि इससे पहले भी पिछले 10 सालों से जिस मुसीबत से हम जूझ रहे हैं तो इंशाल्लाह हल होंगे। बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि वो डिग्निटी, प्रॉस्पेरिटी यानी दफा 370 की बहाली के लिए ये अपना वोट कास्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या उम्मीद है। अब मुझे अपना नाम बताइए। शौकत साहब मुझे बताइए, आप आज वोट कास्ट करने आए हैं, क्या उम्मीद है, क्या आपको लग रहा है आपके वोट से बदलेगा। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, हम डेवलपमेंट चाहते हैं। अच्छा मुझे बताइए, जो आप वोट कास्ट करेंगे, जिस उम्मीदवार को आप चुनना चाहते हैं, आपको उम्मीद है कि वो आपके मसाइल हल करेगा। इंशाल्लाह वो हल करेगा। अच्छा मुझे बताइए, 10 साल के बाद तकरीबन यहाँ पर असेंबली इंतखाबात का इनेकाद हो रहा है, आज वोटिंग का अमल है, क्या कहेंगे इस पे। वोट कितना ज़रूरी है वोट कास्ट करना। वोट कास्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से, हमारा विकास हो। एजुकेशन सेक्टर कमज़ोर है यहाँ पे ज़्यादातर। और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वोटिंग के बाद उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में वोटिंग की अपील भी की है। लंबे अरसे के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, 10 साल के बाद। तो जो लोग कहते थे कि इलेक्शन नहीं हुए, अब उनको आना चाहिए मैदान में सब जगह से, पूरे परिवार समेत, और अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, वोट देना चाहिए। वो उनकी मर्जी है कि किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को वो वोट डालें, उसमें हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन वोट का इस्तेमाल हर व्यक्ति को करना चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में अखनूर और एलओसी से सटे गांवों में मतदान प्रक्रिया जोरों पर है। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, खासकर उन वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थियों में जिन्होंने पहली बार वोट डालने का मौका मिला है। चुनावों को लेके आज लोगों में काफी उत्साह है। लोग काफी तादाद में पोलिंग बूथ पे वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी जिन्होंने आज पहली बार वोट डाला वो हमारे साथ बने हैं, उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम और आज आपने पहली बार वोट डाला, कितनी ज़्यादा खुशी आपको। सर जी नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आपका बहुत ही नमस्कार। और दूसरा बात है नरेंद्र भाई मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों की हक दिलाया 35 370 तोड़कर, जो हमें एक वोट डालने का हक दिलाया। हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है। आज बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि 70 सालों से पहली बार हमें वोट डालने का हक मिला है, जो पहले नहीं था। और धन्यवाद करते हैं हम सरकार का, उन्होंने 370 और 35A को समाप्त किया। और ख़ास करके बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं जो 1947 के, उन परिवारों को एक राहत मिली है, उनको नागरिकता प्रदान करवाई गई है और वोट डालने का आज जो हक मिला है, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और सरकार का हम सब परिवार वाले दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करते हैं और भगवान से मंगल कामना करते हैं कि ऐसी सरकारों को बरकरार रखें। और इधर अब बात करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार आखिरी दौर में पहुंच गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
हरियाणा के पलवल में जनसभा को संबोधित करेंगे। पलवल के गजपुरी ग्राउंड में शाम 4 बजे पीएम की रैली हो रही है। पीएम की रैली में 50,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है और वहीं अपनी इस रैली के जरिए 23 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को सीधे संबोधित करेंगे, जिसमें पलवल की 3, फरीदाबाद की 6, नूह की 3, गुरुग्राम की 4, रेवाड़ी की 3 और महेंद्रगढ़ की 4 सीटें शामिल हैं। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बीच पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। भारत से भगोड़ा और मोस्ट वांटेड आतंकी जाकिर नाइक को स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान बुलाया गया। सोमवार को इस्लामाबाद पहुंचे आतंकी जाकिर नाइक का ग्रैंड वेलकम किया गया। दावा किया गया कि पाकिस्तान ने बहुत ही सोच समझकर एक निश्चित समय सीमा के भीतर भारत विरोधी जाकिर नाइक को स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान बुलाया है और पाकिस्तान की साजिश की पोल उस वक्त खुल गई जब जाकिर नाइक को लेकर वहां के धार्मिक संगठनों में भिड़ंत हो गई। कुछ संगठनों ने जाकिर नाइक के इस दौरे के खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया तो वहीं कुछ धार्मिक संगठन जाकिर नाइक के समर्थन में उतर आए। ऐसे शख्स की मुखालफत करना और ऐसे शख्स के खिलाफ इस वक्त आवाज उठाना अपने वतन की, इदारों की और हुकूमत की पॉलिसी के भी खिलाफ है। आपको क्या पता कि डॉक्टर जाकिर नाइक की आमद के पीछे हुकूमत पाकिस्तान ने उनको बतौर स्टेट गेस्ट बुलाया। यह भी याद रखिए, वो किसी जमात की मेजबानी में नहीं आ रहे, वो हुकूमत पाकिस्तान के मेहमान हैं। और इस वक्त जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कश्मीर के हवाले से बात की है, हमसे बेहतर, हमारी हुकूमत से बेहतर मुकदमा कश्मीरियों का उन्होंने पॉडकास्ट के अंदर नादर अली वाली में लड़ लिया। और इधर बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक फिर बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने बिहार के बोधगया में कथा के दौरान कहा कि मुसलमान अपने मौलवियों का अपमान नहीं करते, लेकिन हिंदू ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन हमने हवस का पुजारी सुना है, हवस का मौलवी क्यों नहीं हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि प्रायोजित तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सुनिए जरा। मुसलमान कभी नहीं अपने मौलवियों की बेइज्जती करते, लेकिन हम लोग करते। हम उनके विरोध में या पक्ष में नहीं है किसी के भी। हम एक बात बोल, अच्छा हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी कभी कभी बातें होती हैं। तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आपने, पुजारी जरूर होता है। अच्छा मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है। तो हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से क्यों मुसलमान हवस मौलवी नहीं होता है, पुजारी होता है, इसको लेकर बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी पर अब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया है उस पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को नफरती बताया है। सुनिए। ये उनके नजरिए और उनकी सोच को दर्शाता है। धार्मिक व्यक्ति होकर के धर्म के प्रचारकों के खिलाफ वो इस तरीके से वो जलूल की बातें करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। उनको हमेशा अच्छी बात कहना चाहिए, ऐसी बात कहना चाहिए जो लोगों के लिए दर्स हो, सबक हो, मगर वो हमेशा कुछ ऐसी बात करते हैं जो आपत्तिजनक हो। अब इसमें उन्होंने धर्म के प्रचारकों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। राम रहीम की 20 दिन की पैरोल मंजूर हो गई है। रेप के मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा मिली है और वो इस वक्त रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। राम रहीम ने 20 दिन के लिए पैरोल की अर्जी दी थी, उसे मंजूर कर लिया गया है। चुनाव आयोग ने 3 शर्तों के साथ राम रहीम की पैरोल को मंजूरी दे दी है। पैरोल के दौरान वो हरियाणा में अलग अलग जगह नहीं घूमेंगे। इस दौरान वो चुनाव प्रचार नहीं कर
सकता, ना ही सोशल मीडिया के जरिए कोई अपील कर सकता है। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो पैरोल रद्द हो जाएगी। पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद से सियासत जारी है। अमित शाह ने अब कांग्रेस पर पलटवार किया है। खड़गे ने चुनाव प्रचार की रैली के दौरान तबीयत बिगड़ने पर कहा था कि जब तक मोदी सत्ता में है वो नहीं मरेंगे। खड़गे के बयान पर अमित शाह ने पलटवार किया और इससे कांग्रेस की नफरत वाली सियासत बताया है। देखिए रिपोर्ट। 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए बयान पर वार पलटवार जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि जब तक मोदी सत्ता में है मैं नहीं मरूंगा। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि खड़गे ने पीएम का नाम जबरन घसीटा। ये पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस की नफरत है। अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में अपमानजनक व्यवहार करके खुद अपने नेताओं और अपनी पार्टी को पीछे छोड़ दिया। बेवजह पीएम मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य के मामले में घसीटते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों में पीएम मोदी को लेकर कितनी नफरत और डर है। वो हर समय उनके बारे में सोचते रहते हैं। अब वो बयान सुन लेते हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन, और जिसके बाद सियासत गर्मा गई। स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी 100 साल तक रहेंगे, राहुल गांधी तक बूढ़े हो जाएंगे, मोदी लोगों के दिल में राज करते रहेंगे। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे के बयान पर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई बता रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। तो उनसे नफरत वो अपने आप को क्या समझते हैं कि वही है सब कुछ, कि उन्हीं से नफरत होगी, उन्हीं से मोहब्बत होगी। नहीं जी, हमें देश से मोहब्बत है, इसलिए चाहते हैं कि आप साइड में हटिए। आप उन्होंने कल एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि कांग्रेस आएगी तो आतंकवाद आएगा, भ्रष्टाचार होगा। उन्होंने, अब चूंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर भी सियासी संग्राम जारी है। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि अग्निवीर से देशभक्त युवाओं की आकांक्षाएं छीन ली गईं। ये अग्निवीर स्कीम नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहिए। ये जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है, सीधी सी बात है। जो नॉर्मल जवान होता है उसे पेंशन दी जाएगी, पूरी जिंदगी उसे पेंशन दी जाएगी। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली, जिससे आपको बताया गया कि आप सरहद पे भी जाएंगे, शहीद होने को तैयार होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद वापस आइए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए। हरियाणा की चुनावी रैली में अमित शाह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने राहुल गांधी को झूठ बोलने की फैक्ट्री बता दिया, साथ ही कांग्रेस पर अग्निवीर योजना पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। राहुल बाबा को जानते हो या नहीं जानते हो?
वो कह रहे हैं कि अग्निवीरों से हरियाणा के युवा बेकार हो जाएंगे। भाइयों बहनों, ये भरोसा मत करना, ये झूठ बोलने की फैक्ट्री है, झूठ बोलने की फैक्ट्री है। वो अग्निवीर को समझे ही नहीं है। अग्निवीर हमारी सेना को युवा रखने का कार्यक्रम है। ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मशीन है। ये राहुल बाबा कहते हैं कि अग्निवीरों को इसलिए योजना लाए हैं कि सरकार उनको पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है, पेंशन वाली। सियासी रण में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल और प्रियंका गांधी तक जहां पीएम मोदी पर लगातार हमलावर हैं, वहीं बीजेपी भी तमाम मुद्दों पर पलटवार कर रही है। चाहे वो कांग्रेस के करप्शन की कहानी हो या अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस के सवाल। अब देखना यह है कि इस सियासी बयानबाजी का असर चुनावों पर कितना पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब बात शाहपुरा से बड़ी खबर की, जहां जल झूलनी जुलूस पर पत्थरबाजी का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। जहाजपुर के बाजार पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। श्री ठाकुर पीताम्बर श्याम संघर्ष समिति सकल हिंदू समाज का महापड़ाव। थोड़ी देर में जहाजपुर कस्बे के बस स्टैंड पर यह विराट हिंदू शक्ति प्रदर्शन होगा। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर यह महापड़ाव किया जा रहा है। हमला किया गया था, ये वही मस्जिद है जहां से उस जुलूस पर जिसमें बेवान निकाला जा रहा था, एकादशी पर पत्थर फेंके गए थे, हमला किया गया था। आज हिंदू संगठनों ने महापड़ाव का ऐलान किया है और जो हिंदू हैं लगातार इकट्ठे हो रहे हैं। ये वही मंदिर है कल्याण जी का जहां पर अभी बेवान को रखा गया है। एकादशी के बाद बेवान को ऐसे हिलाया नहीं गया है। लगातार 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ये महापड़ाव आयोजित किया गया है। इनकी 12 सूत्रीय मांगे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन से ये इनका कहना है कि जिसमें और भी लोग थे उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उससे पूर्व भी 2 दिन वहां पर जब ये हादसा हुआ था तब भी 2 दिन तक लगातार प्रदर्शन जारी था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही बेवान है जो कि एकादशी के बाद भगवान यहीं पर रुके हुए हैं, अपने निज मंदिर नहीं गए हैं। कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन है, जो हिंदू आस्था है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। उसके बाद लगातार यहाँ पे प्रदर्शन जारी है। आज महापड़ाव का आयोजन किया गया है। देखिए यहाँ पे लोग भी बैठे हुए हैं। लोगों का आना महापड़ाव में शुरू हो चुका है। पहले भगवान का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, पहले यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। और चलिए इसी के साथ ही बिग ब्रेकिंग में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे देखिए 100 गांव 100 खबर।